कैसे हो गाइस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक न्यू वीडियो के अंदर। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था कि जो लू फैंग होते हैं उसे टीचर ओरिजिन मिल जाता है। लू फैंग यांगफेंग कंट्री के अंदर जो टीचर ओरिजिन होता है उन्हें चड्डू कंट्री के अंदर लेके आता है। वहाँ पे लेके आने के बाद वो उन्हें फिलहाल अपने स्टार टावर के अंदर रखता है। स्टार टावर के अंदर लू फैंग टीचर ओरिजिन को काफी सारे रिसोर्सेज देता है। वही टीचर ओरिजिन को रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के बाद वो अपने कॉम्प्रहेंशन के अंदर लग जाता है। एंड इस वक्त जो लू फैंग था वो एट रिवोल्यूशन लाइफ फॉर्म डायग्राम के अंदर पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड हो चुका था। वो इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका था इस चीज के अंदर कि इवन उसे टाइम का पता भी नहीं लगता कि उसे ऑलरेडी कितना टाइम हो चुका है। आप पूरी तरीके से स्पिरिचुअलिटी ऑफ लाइफ को कॉम्प्रहेंड कर लेते हो तो इवन आप एक मुर्दे के अंदर भी जान डाल सकते हो। आप एक तरीके से एक पत्थर के अंदर भी जान डाल सकते हो। लू फैंग के पास इस वक्त काफी कुछ आ चुका था एंड साथ ही साथ उसके पास काफी सारा एक्सपीरियंस आ चुका था। हमें एक चीज बताई जाती है कि जो पूरी तरीके से कंप्लीट ओरिजिन ऑफ लाइफ को एनलाइटन कर लेते हैं यानी कि कॉम्प्रहेंड कर लेते हैं। ये बात जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी मुर्दा चीज के अंदर भी जान डाल सकते हैं। इसी तरीके से जब वो चीज जिंदा होगी तो मे बी ये चीज की भी पॉसिबिलिटीज है कि उस चीज के अंदर मे बी एक गॉड किंग लेवल जितनी पावर हो। मतलब आप सोच सकते हो कि कोई चीज नई नई पैदा हुई हो और उसके अंदर गॉड किंग लेवल की पावर हो। जैसे कि एक तरीके से आप मोरूशा का एग्जांपल ले सकते हो। जो मोरूशा है वो एक सेक्टर बीस्ट है एंड उसके बॉडी के अंदर वो कंप्लीट ओरिजिन ऑफ डिस्ट्रक्शन को कॉम्प्रहेंड कर रहा है। जब वो अपने बॉडी के अंदर पूरी तरीके से कंप्लीट ओरिजिन ऑफ डिस्ट्रक्शन को कॉम्प्रहेंड कर लेगा तो वो अपने बॉडी के अंदर ऐसे सेक्टर बीस्ट को बर्थ दे सकता है जिनकी जो कॉम्बैक्ट पावर हो वो गॉड किंग लेवल की हो। मतलब एक क्रिएचर जो पैदा होते ही गॉड किंग लेवल के ऊपर पहुंच जाए, ये कितनी ज्यादा खतरनाक बात लगती है। बट बस इन सब चीजों के अंदर एक फ्लॉ है कि जो पर्सन वो स्टार्टिंग से ही गॉड किंग लेवल के ऊपर पहुंच जाओगा उस पर्सन के लिए गॉड किंग लेवल से आगे बढ़ना काफी ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि उसे कल्टीवेशन एंड इन सब चीजों के बारे में जीरो नॉलेज है। बस बात इतनी है कि वो पैदा इतनी ज्यादा पावरफुल बॉडी के साथ हुआ है कि उसको पता नहीं होगा कि वो और आगे अपने आप को किस तरीके से कॉम्प्रहेंड करे। वही इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। हम लोगों को लू फैंग देखने के लिए मिलता है जो कि अभी भी उन्हीं चॉज लेयर क्रिएचर्स को कॉम्प्रहेंड कर रहा था, यानी कि वो उनके लाइफ स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहा था। लू फैंग को पता चलता है कि ये लाइफ स्ट्रक्चर ये भले ही दिखने में पूरी तरीके से परफेक्ट दिखता है लेकिन स्टिल ये पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है। लू फैंग अगर कोशिश करे तो वो इन क्रिएचर्स की स्पिरिचुअलिटी को भी और ज्यादा बढ़ा सकता था क्योंकि जो लू फैंग था उसके पास एक परफेक्ट डिवाइन बॉडी थी एंड उसको सुप्रीम लॉस के द्वारा एक पावर मिली थी कि उसकी जो इतनी बड़ी बॉडी हो पूरी तरीके से इनविजिबल और फॉर्मलेस हो सकती है। यानी एक तरीके से वो किसी भी चीज का फॉर्म ले सकती है। उसे अपनी इसी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए किसी भी इंसान या फिर किसी भी चीज की बॉडी एंड उसकी स्पिरिट ऑफ लाइफ यानी कि उसकी आत्मा और शरीर के बीच का मेल पता करे। वैसे भी ये जो एवेन्यू ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ है इसके अंदर कुल मिला के 6 मेजर ब्रांचेस है एंड इसकी की सारी ब्रांचेस एक दूसरे से काफी ज्यादा रिलेटेड है। लू फैंग अपने इन सारे कॉम्प्रहेंशन के अंदर बिजी था लेकिन तभी उसे एक मैसेज रिसीव होता है एंड ये जो मैसेज था ये था चो यूहू का। वैसे तो जो लू फैंग था वो अपने रिट्रीट के अंदर था लेकिन उसके रिट्रीट के अंदर बस कुछ ही लोग उसको परेशान कर सकते थे जैसे कि चो यूहू, युआनजू और मोरूशा। वही जो चो यूहू होता वो लू फैंग से कहता है कि ब्रदर लू है, क्या आपने गेस्ट ऑफिशियल मिशंस को चेक किया? आप उन सारे मिशंस को गेस्ट ऑफिशियल ऑर्डर्स के अंदर चेक कर सकते हो। लू फैंग कहता है मैंने चेक किया था लेकिन मुझे उनमें से कोई भी मिशन पसंद नहीं आया कि वो सारे के सारे मिशन बेकार थे। जैसे कि कुछ मिशन ऐसे थे कि उनको सिटी बॉर्डर को गार्ड करना है, कुछ मिशन ऐसे थे कि उन्हें डायरेक्टली थंडर कंट्री के साथ जाके कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करना है। एंड लू फैंग को जस्ट अभी अभी इनहेरिटेंस मिला था तो उसे अभी भी अपने अंदर काफी सारी इंप्रूवमेंट्स की जरूरत थी। सो वो नेचुरली इन दो कंट्रीज के वॉर के बीच में नहीं फंसना चाहता था क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि यांगफेंग एशियन कंट्री और थंडर एशियन कंट्री इन लोगों के बीच में जो छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स ही होते हैं वही चौज रिलम के ऊपर होते हैं एंड चौज रिलम के लोग मरते भी रहते हैं। इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती एंड यही कारण था कि जो लू फैंग था वो इतनी जल्दी इन सारी मुसीबतों को अपने गले नहीं लगाना चाहता था। वही जो चो यूहू होता है वो हंसते हुए लू फैंग से कहता है ऑफ कोर्स तुम्हें कोई अच्छा टास्क नहीं मिला होगा क्योंकि जो सबसे ज्यादा बेस्ट टास्क होता है वो हम फर्स्ट क्लास के मार्किस यानी कि पहले हम सातों चूज कर लेते हैं एंड जो बचे हुए टास्क होता है वो तुम जैसे गेस्ट ऑफिशियल्स के पास आता है। इन चो यूहू लू फैंग से कहता है कि उसने लू फैंग के लिए एक अच्छा टास्क ढूंढा है, अगर उसे कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो वो उसे वो टास्क भेज सकता है। इसके बाद लू फैंग उस टास्क की तरफ देखता है एंड वो टास्क था कि उसे चुड्डू कंट्री का इंस्पेक्टर बनना था। कुल मिला के चुड्डू कंट्री के अंदर 3 इंस्पेक्टर थे। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो ये जो कैपिटल ऑफ चू था इसके पास खुद की आर्मी थी इनके थ्रू जितने भी छोटे मोटे मैटर्स होते थे वो आर्मी के द्वारा ही सॉल्व कर लिए जाते थे। काफी ज्यादा ऐसे कम मैटर होते थे जिसके अंदर लिटरली एक चॉज मास्टर लेवल के वॉरियर को पेट्रोलिंग के लिए जाना पड़ता था। इस वक्त लू फैंग को यही मिशन मिला था यानी कि एक तरीके से वो इंस्पेक्टर था तो उसे यही सारा पेट्रोलिंग का काम करना पड़ेगा एंड इस काम को करने के बदले लू फैंग को 1 लाख मेरिट्स मिल रहे थे। लेकिन बस शर्त इतनी
इतनी थी कि जो लू फैंग था उसे ये काम लगभग 100 सेंचुरीज तक करना था। इस वक्त ये जो टास्क है ये काफी ज्यादा ट्रेंडिंग के अंदर है। जितने भी बाकी के चौज रिलम के लोग या गेस्ट ऑफिशियल्स है वो सारे के सारे इसी टास्क के पीछे भाग रहे हैं। गाइस ये जो मेरिट्स है वो इकट्ठा करना इतना ज्यादा आसान नहीं होता। जैसे कि अगर जो लू फैंग है वो अगर सिटी बॉर्डर्स को गार्ड करता है तो उसे कम से कम 10,000 सेंचुरीज तक काम करना पड़ेगा, तब जाके उसे 1 लाख मेरिट्स मिलेंगे। लेकिन इस वक्त उसे बस सिटीज के अंदर छोटे मोटे काम करने के लिए 1 लाख मेरिट्स मिल रहे थे, वो भी उसे बस 100 सेंचुरीज तक काम करना था। जब तुम चुड्डू कंट्री के इंस्पेक्टर बनोगे तो तुम्हें चुड्डू कंट्री के अंदर ही रहना पड़ेगा एंड तुम चुड्डू कंट्री को ऐसे ही किसी को बिना बताए नहीं छोड़ सकते। अगर तुम्हें चुड्डू कंट्री से कहीं बाहर भी जाना है तो तुम्हें अपने सीनियर ऑफिशियल्स को बताना पड़ेगा। एंड अगर तुम चुड्डू कंट्री को छोड़ते भी हो तो तुम 1000 दिन से ज्यादा टाइम चुड्डू कंट्री को नहीं छोड़ सकते थे। अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो मैं तुम्हें इस टास्क के बाकी की डिटेल्स भेज सकता हूँ। जो लू फैंग होता है उसे ये टास्क पसंद आता है क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कुछ झंझट नहीं था एंड आराम से बैठे बैठे लू फैंग को अच्छे खासे मेरिट्स भी मिल रहे थे। इसलिए जो लू फैंग होता है वो इंस्पेक्टर बनने वाला काम ले लेता है बिना किसी हेजिटेशन के। इसी के साथ वक्त बीतता है एंड हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो लू फैंग होता है वो ऑलरेडी चू कंट्री का इंस्पेक्टर बन चुका था एंड हाफ सेंचुरी ऑलरेडी बीत चुकी थी। इस हाफ सेंचुरी के अंदर लू फैंग को कुछ भी नहीं करना पड़ा था, उसे बस एक बार एक्शन लेना पड़ा था जहाँ पे कुछ रॉयल फैमिली के जो बच्चे थे यानी कि अमीरजादे वो आपस में लड़ पड़े थे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए लू फैंग को खुद वहां पे जाना पड़ा था। वैसे अगर देखा जाए तो वो सारे के सारे अमीरजादे वो सारे के सारे इटर्नल ट्रू गॉड के ऊपर ही थे, तो लू फैंग को कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आई उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए। वही हम लोगों को कैपिटल ऑफ चू के अंदर एक पवेलियन के टॉप के ऊपर लू फैंग और यानजू देखने के लिए मिलता है, यानी कि टीचर ओरिजिन, जो कि बैठ के यहाँ पे दारू पी रहे थे। जब यानजू लू फैंग के द्वारा दी गई दारू को टेस्ट करते हैं तो काफी तो शॉक होता है। डेफिनेटली ये जो वाइन थी ये बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं थी। इस वाइन का एक सिप लेते ही जो हमारे टीचर ओरिजिन थे उनकी पूरी बॉडी के अंदर एकदम से झुनझुनी सी दौड़ उड़ती थी। उसको ऐसा फील हो रहा था कि जस्ट एक ग्लास वाइन पी के उसकी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। लू फैंग टीचर ओरिजिन से कहता है कि इस वाइन का नाम बाई वाइन है। इस वाइन को रिफाइन करने के लिए लगभग हंड्रेड्स ऑफ चॉज रिलम के जो बीस्ट होते हैं उन लोगों का ब्लड के थ्रू इसके रिफाइन की गई है। एंड डेफिनेटली ये जो वाइन थी काफी ज्यादा महंगी थी एंड इसकी प्राइस सुनने के बाद युआनजू पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। कोई भी ऑर्डिनरी इटर्नल ट्रू गॉड इवन अपने पूरे महीने की तनख्वाह भी खर्च कर देगा, उसके बाद भी वो इस वाइन को ज्यादा टाइम तक नहीं पी सकता। इससे भी ज्यादा शॉकिंग चीज युआनजू को ये लगी थी कि ये जो वाइन है ये चॉज रिलम के बीस्ट की ब्लड के थ्रू रिफाइन करके बनी है। लू फैंग टीचर ओरिजिन से कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, इवन चड्डू सिटी के अंदर भी काफी सारे चौजरिलम के बीस्ट को इम्प्रिजम करके रखा गया है। एंड आप लोग सोचते होंगे कि इस चौजरिलम के बीस्ट का ब्लड निकालने के बाद ये लोग मर जाते होंगे, तो गाइस ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ा मोड़ा ब्लड निकालने से कुछ भी नहीं होता, ये लोग तुरंत कुछ ही टाइम के बाद रिकवर कर जाते हैं। इसके बाद जो लू फैंग होता है वो चूयू के बारे में टीचर ओरिजिन को बताता है कि जो चूयू है वो काफी ज्यादा जल्दी एक फर्स्ट क्लास का मार्किस बन गया। अगर अभी भी बाकी के मार्किस के कंपैरिजन के अंदर उसका अगर कॉम्प्रहेंशन देखा जाए तो वो अभी भी काफी पीछे है। स्टिल अगर देखा जाए तो वो सातों के सातों वो सारे के सारे एक इक्वल स्टेटस के ऊपर है। जो लू फैंग होता है वो टीचर ओरिजिन के साथ इन सब चीजों के बारे में बात कर ही रहा होता है, तभी उसे सडनली एक मैसेज रिसीव होता है एंड ये मैसेज चूजू का था जो कि उसे एक टास्क दे रहा था, यानी कि एक मिशन। वो कहता है कि तुम्हें इस मिशन के लिए सिटी के बाहर जाना पड़ेगा। लू फैंग था वो सिटी ऑफ चुड्डू से 1000 दिन से ज्यादा बाहर नहीं रह सकता था, अगर वो कहीं बाहर जाता भी है तो। वही जो चूयू होता है वो लू फैंग से कहता है मैं तुम्हें मिशन की डिटेल भेज रहा हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ के साथ तुम आराम से इस मिशन को कुछ ही दिनों के अंदर खत्म कर दोगे। इस मिशन को खत्म करने के लिए तुम्हें 10,000 मेरिट्स मिल रहा है, जो कि काफी अच्छा मिशन लग रहा है क्योंकि जो मिशन कुछ ही दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाए उसके लिए 10,000 मेरिट्स मिलना ये सही में बहुत बड़ी बात होती है। कि अभी जो मिशन लू फैंग कर रहा है उसे लगभग 100 सेंचुरीज तक काम करना पड़ रहा है 1 लाख मेरिट्स के लिए। चलिए ये जो मिशन होता है इसके अंदर लिखा होता है कि जो क्विंग चोंग चौस टेरिटरी है जो कि एशियन यांगफेंग किंगडम के अंदर ही आती है, टेरिटरी के अंदर एक छोटी सी सिटी है जिसका नाम है टियांगकू सिटी। बेसिकली ये जो टियांगकू सिटी है इसके अंदर टियांगकू स्टोन एसेंस को माइन किया जाता है। काफी ज्यादा लंबे टाइम से देखा जा रहा है कि ये जो टियांगकू स्टोन एसेंस है इसका जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा कम हो चुका है। जो काफी सारे प्रैक्टिशनर टियांगकू स्टोन एसेंस को माइन करते हैं वो काफी सारे लोग मारे गए पिछले कुछ दिनों के अंदर। कहा जा रहा है कि इन सब चीजों के पीछे जरूर कोई चौज रिलम का वॉरियर है जो टियांगकू स्टोन एसेंस को चोरी कर रहा है। अगर कोई उस चोर की आइडेंटिटी को पता करके उसे मारता है तो उसे 10,000 मेरिट्स मिलेंगे एंड अगर कोई उस चोर को जिंदा पकड़ के लाता है तो उसे 5,000 मेरिट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि 15,000 मेरिट्स। लेकिन जो लू फैंग था उसे बस उस चोर की आइडेंटिटी को पता करना था एंड उसके लिए उसे 10,000 मेरिट्स मिल रहे थे। जो यांगफेंग एशियन कंट्री है इसके अंदर किसी भी पर्सन को मारने के लिए काफी सारे लोग हैं। अगर कोई भी किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी को पता कर लेता है तो उस बंदे को कैप्चर करना या फिर मारना ये काफी ज्यादा आसान काम है। रही बात टियांगकू स्टोन एसेंस की तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है यांगफेंग एशियन कंट्री के लिए। इस जगह पे यूज होने वाले जो टियांगकू स्टोन एसेंस है ये सारे के सारे ज्यादातर गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स के द्वारा यूज किए जाते हैं। वही जो लू फैंग होता है वो इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद वो ब्रदर चू से कहता है कि मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी
क्या आप मुझे कुछ चौज लेयर के क्रिएचर्स को ढूंढने में मदद कर सकते हो जिनके पास चौज रिलम की स्ट्रेंथ हो? चीज सुनते ही जो चूजू होता है उसका एकदम से सर दर्द हो जाता है, क्योंकि ऐसे क्रिएचर्स को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है जिनके अंदर चौज रिलम की स्ट्रेंथ हो। क्योंकि ऐसे क्रिएचर जो कि डायरेक्टली चौज रिलम की स्ट्रेंथ के साथ बॉर्न हुए हो, ऐसे क्रिएचर्स ऑलरेडी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं एंड काफी सारे एशियन बींग्स ने ऑलरेडी इन सारे क्रिएचर्स को पकड़ लिया है। लू फेंग से कहता है कि इस तरीके के जो क्रिएचर है जो कि चौज रिलम की स्ट्रेंथ के हो, ऐसे बीस्ट को ऑलरेडी यांगफेंग एशियन कंट्री ने बहुत पहले पकड़ के रखा है। लेकिन स्टिल अगर मैं बताऊँ तो पूरे के पूरे यांगफेंग एशियन कंट्री के अंदर भी ऐसे क्रिएचर्स बड़े मुश्किल से 10-12 मिलेंगे। तो मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कि मैं आपकी इस चीज़ के अंदर मदद कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तभी लू फेंग चूजू से कहता है कि मुझे बस उनका कुछ बॉडी मटेरियल चाहिए, यानी कि कोई उनके बॉडी का हिस्सा या फिर उनके बॉडी से रिलेटेड कोई चीज़। ये चीज़ सुनते ही जो चूजू होता है उसके फेस के ऊपर एक स्माइल आ जाती है एंड वो कहता है तुम्हें बस उनका कोई बॉडी पार्ट चाहिए तो डेफिनेटली इस चीज़ की जो दिक्कत है वो थोड़ी कम हो जाती है। मुझे सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा मुझे ये चौज रिलम के बीस्ट मिलेंगे का, यानी कि ये किसके पास मिलेंगे। डेफिनेटली इनके जितने भी ओनर होंगे वो सारे के सारे गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स होंगे। लू फेंग चूजू से कहता है ब्रदर चूजू मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन ये जो चीज़ है ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चीज़ सुनने के बाद जो चूजू होता है वो लू फेंग से कहता है ब्रदर लूए अगर आपके लिए ये चीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लीज़ मुझे कुछ टाइम दीजिए, मैं डेफिनेटली आपके लिए ये चीज़ ज़रूर लाऊंगा। जो चूजू था वो लू फेंग की मदद करने के लिए इतना इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि जो लू फेंग था वो उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्पर था एंड उसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेल्पर अगर इतनी ज़्यादा अर्जेंट नीड के अंदर हो, लू फेंग के ऊपर ये एहसान करके वो लू फेंग का एहसान ले सकता था। वही जो लू फेंग था वो चूजू को कॉस्मिक सैंड वगैरह देने की भी बात नहीं करता क्योंकि वो जानता था कि जो चूजू है वो एक फर्स्ट क्लास का मार्किस है एंड इवन अगर लू फेंग उसे बिलियंस ऑफ कॉस्मिक सैंड भी देता है तो उसकी भी कोई कीमत नहीं होगी। अगर इस वक्त किसी चीज की कीमत होगी तो वो एक फेवर होगा कि जो चूजू है उसने लू फेंग के ऊपर एक फेवर किया है। लू फेंग ये चीज काफी अच्छी तरीके से जानता था, बट फिर वो सोचता है कि एक चौज लेयर के क्रिएचर के लिए एक फेवर ये वर्थ इट है। उसके बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो लू फेंग होता है वो कैपिटल ऑफ चू को छोड़ देता है अपने अगले मिशन के लिए, यानी कि अपने वो ताजा वाले मिशन के लिए। जिसके बाद वो क्विंगचोंग चौ स्टेट के अंदर चला जाता है उस चोर को ढूंढने के लिए। जिसके बाद हम लोगों को यांगफेंग एशियन कंट्री क्विंगचोंग चौ स्टेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टियांगकू माइनिंग एरिया के अंदर जो लू फेंग था वो वहाँ पे पहुंच चुका था। लू फेंग ने यहाँ पे आने के लिए अपने फायर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का इस्तेमाल किया था जो कि गैलेक्सी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से काफी अच्छा था। पहले की जो लू फेंग की वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स वाली टेक्निक थी जिसके अंदर कई लाख कुछ बिलियन ड्रॉप्स मिलके उसकी टेक्निक बनी थी, वो टेक्निक अभी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है क्योंकि वो अभी 100,800 बिलियन ड्रॉप से मिलके बन चुकी है। यानी कि पहले आप लोगों को याद होगा कि इन वाटर ड्रॉपलेट्स की मदद से लू फेंग काफ़ी सारे स्लैशेस क्लियर कर सकता था। अगर लू फेंग के लास्ट बैटल की बात की जाए तो लू फेंग 700 से 800 के करीब स्लैशेस क्रिएट कर पा रहा था, बट अभी लू फेंग कितने ज़्यादा स्लैशेस क्रिएट कर सकता है ये तो हमको फ्यूचर में पता चलेगा। हमें बताया जाता है कि ये जो टियांगकू माइनिंग एरिया ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया है, ये हुआंग सिटी से भी ज़्यादा बड़ा है एंड साथ ही साथ इस जगह पे काफी सारी फॉर्मेशंस आई हुई है, तो इस जगह से कोई भी चीज चोरी करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट। इसका मतलब जो चोर है वो एक तो मैनेजमेंट के अंदर से ही है या फिर जो भी वो चोर होगा वो काफी ज्यादा क्लेवर होगा। लू फेंग को पहले ही इस जगह की काफी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी डी चूजू की तरफ से एंड वो ये सब भी जानता था कि इस मिशन को करते हुए उसे क्या क्या परेशानी आ सकती है। तो हाईएस्ट मैनेजर था टियांगकू माइनिंग एरिया का, वो टियांगकू सिटी का एक गार्डियन भी था एंड वो जो बंदा था वो चौज रिलम का टॉप एग्जिस्टेंस था। वो चौज रिलम के टॉप एग्जिस्टेंस के ऊपर होने के बाद भी वो बंदा उस चोर को नहीं ढूंढ पाया, इसलिए एट द एंड ये एक टास्क बन गया एंड ये मैनेजमेंट को सौंप दिया गया एंड जो डी चू है उसने फाइनली इस टास्क को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद जो लू फेंग होता है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है एंड वैसे भी वो यहाँ पे सोल्यूशन लेके आया था, उसे पता था कि उसे यहाँ पे आने के बाद क्या करना है। नेक्स्ट मोमेंट पे हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो लू फेंग की बॉडी होती है वो काउंटलेस सिल्वर वाटर फ्लोइंग थ्रेड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है एंड ये जो थ्रेड्स थे ये नंबर के अंदर इतने ज्यादा थे कि आप सोच भी नहीं सकते एंड दिखने में थ्रेड्स इतने ज्यादा पतले थे, इतने ज्यादा पतले थे एंड इतने ज्यादा छोटे थे कि इवन कोई अपने नंगी आंखों से इन थ्रेड्स को नहीं देख सकता था। तुरंत ये सारे के सारे जो थ्रेड्स होते हैं वो पूरे टियांगकू माइनिंग एरिया के अंदर फैल जाता है एंड ये उसके छोटे छोटे हिस्सों के अंदर जाके छुप जाता है। यानी कि एक तरीके से जो लू फेंग की बॉडी थी वो पूरे के पूरे एंटायर टियांगकू माइनिंग एरिया को कवर कर चुकी थी। 800 बिलियन किलोमीटर तक का जो पूरा का पूरा एरिया था वो लू फेंग के गैलेक्सी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के अंदर आ चुका था एंड जो लू फेंग के थ्रेड्स से उसके अंदर कुल मिला के लगभग 1 बिलियन से ज्यादा गैलेक्सी यूनिट्स थी, यानी कि 1 बिलियन से ज्यादा थ्रेड्स थे एंड ये थ्रेड्स एक तरीके से इस तरीके से बिखरे हुए थे जिससे ये इन लोगों ने एक नेट फॉर्म कर लिया था, यानी कि एक तरीके से एक जाला हो चुका था जिसकी मदद से लू फेंग के मर्जी के बिना कोई भी यहाँ पे अंदर नहीं आ सकता था ना यहाँ से बाहर जा सकता था, क्योंकि जो लू फेंग था उसने पूरे के पूरे माइनिंग एरिया को अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया था। तो लू फेंग को टियांगकू स्टोन एसेंस का काफी ज्यादा पावरफुल फील आ रहा था, फील हो रहा था कि ये जो टियांगकू स्टोन एसेंस है
ये काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर है। यहाँ पे उसका जो ऑरा था वो सही में काफी ज्यादा कमाल का था। साथ ही साथ यहाँ पे काफी सारे ऐसे फॉर्मेशन थे जो कि उन टियांगु स्टोन एसेंस की जो फॉर्मेशन थी उनको और ज्यादा एक्सेलरेट कर देते थे, यानी कि बढ़ा देते थे। जो लू फैंग था वो यहाँ पे आते ही अपने ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के मदद से काफी ज्यादा छोटे मोटे एक तरीके से एक हवा बन चुका था। एंड वो हवा में इस तरीके से घुला हुआ था जैसे कि वो इस पूरे के पूरे एरिया के अंदर कहीं पे भी अपनी नजर गड़ा सकता है। यहाँ पे काफी सारे हम लोग को ऑर्डिनरी माइनर देखने के लिए मिलता है जो कि ट्रू गॉड लेवल के थे। एंड लू फैंग इनके आसपास की हवा के अंदर ही घुला हुआ था। ये सारे के सारे माइनर एक काफी ज्यादा डेप्थ जगह पे जा रहे थे, यानी कि एक तरीके की गुफा थी जहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा था। वो ये सारे के सारे जो माइनर्स होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि तुमने सुना है, मैंने सुना है कि लास्ट टाइम यहाँ पे जितने भी माइनर्स आए थे वो सारे के सारे अचानक से मारे गए। तो पास्ट टाइम के अंदर ये जो माइनिंग एरिया था ये काफी ज्यादा सेफ था, लेकिन पिछले कुछ सेंचुरी से ये काफी ज्यादा डरावना बन चुका है क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा रेगुलरली माइनर्स मारे जाते हैं। इवन इटर्नल ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर मारे जाते हैं। तो हम तो ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे। मैं होप करता हूँ कि इस बार हम में से कोई भी मारा ना जाए। इसके बाद वो जो ग्रुप ऑफ माइनर होता है वो काफी ज्यादा डीप में जाने लग जाता है। इवन डॉट ये सारे के सारे जो माइनर्स थे वो माइनिंग एरिया फॉर्मेशन के अंडर में थे। उसके बाद भी वो पूरी तरीके से चौकन्ना थे। इन लोगों को जहाँ पे माइनिंग करनी थी वो जगह थी फेंगयुंग 7 डिस्ट्रिक्ट। एंड ये जो जगह थी ये लगभग 300 बिलियन किलोमीटर अवे थी सरफेस से, यानी कि जमीन के 300 बिलियन किलोमीटर नीचे। ये सारे की सारी जो माइनर्स थे ये कुछ अपने सीक्रेट मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे थे। इसके थ्रू वो काफी ज्यादा तेजी से इन टनल्स के अंदर ट्रैवल कर पा रहे थे। इसके बाद फाइनली वो इस एरिया के अंदर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो अपने कुछ सीक्रेट मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए आसपास के जितने भी पत्थर होते हैं उन सारे पत्थर को कलेक्ट करने लग जाता है। एंड वो जो पत्थर होता है वो तुरंत डस्ट के अंदर मिल जाता है। बस उस पत्थरों के अंदर जो छोटे मोटे एसेंस थे जो कि टियांगु स्टोन एसेंस के पार्टिकल्स थे वो सारे के सारे जो छोटे मोटे पार्टिकल्स एक जगह पे इकट्ठा हो रहे थे। इन माइनर्स को काफी ज्यादा ध्यान से इस मलबे को ढूंढना पड़ता था क्योंकि इस मलबे के अंदर ही छोटे मोटे टियांगु स्टोन एसेंस के पार्टिकल्स होते थे। वो जब पूरे के पूरे 1 सेंचुरी तक दिन रात काम करते थे तब जाके वो 1 से 2 स्टैंडर्ड टियांगु स्टोन एसेंस फॉर्म कर पाते थे। अब ये जो टियांगु एसेंस स्टोन माइन थी इस माइनिंग एरिया के अंदर भी काफी ज्यादा कम प्रोडक्शन हो चुकी थी। एंड जो ऊपर के सुपीरियर्स थे वो इन्हीं लोगों को ब्लेम कर रहे थे। उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये लोग ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। जब वो लोग यहाँ पे थोड़ी बहुत तहकीकात वगैरह करते तो उनको पता चलता है कि यहाँ पे उनको ज्यादा टियांगु स्टोन एसेंस नहीं मिल रहा। वो कहता है कि मे भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जितना भी टियांगु स्टोन एसेंस है वो सारा का सारा ऑलरेडी चोरी किया जा चुका है। Still, उसके बाद भी ये सारे के सारे माइनर्स काफी ज्यादा केयरफुली एक एक पत्थर को तोड़ तोड़ के उसके अंदर से एसेंस को देख रहे थे। तभी अचानक से हम लोगों को एक शैडो देखने के लिए मिलती है जो कि काफी ज्यादा तेजी से इस केव के अंदर आती है। वही वापिस से सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को वो माइनर देखने के लिए मिलता है जो कि काफी सारे ग्रेनेड या फिर बॉम्ब वगैरह ऐसी किसी चीजों से उन सारे स्टोन्स को ब्लास्ट कर रहे थे, जैसे कि पहाड़ों को तोड़ा जाता है। ये सारी चीजें इसलिए हो रही थी ताकि उनको तोड़ के उनके अंदर से टियांगु स्टोन एसेंस को बाहर निकाला जा सके। बट ये काम इन लोगों को काफी केयरफुली करना पड़ता था क्योंकि इनका एक गलत कदम पूरे के पूरे उस गुफा को कोलैप्स कर सकता था। जैसी एक जोर का धमाका होता है वैसे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो सारे जो चट्टाने थी उनके सामने वो सारी की सारी टूट जाती है। तुरंत उसके अंदर से एक शेडो बाहर आती है। उस शेडो को देख के वो सारे के सारे जो माइनर्स थे वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उनके चेहरे के ऊपर हम लोग को एक डर देखने के लिए मिल सकता था। तो तुरंत अपनी कम्युनिकेशन ऑर्डर्स की मदद से मदद के लिए गुहार लगाने लग जाता है। लेकिन तभी वो जो शेडो होती है उसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल फोर्स निकलता है जो कि एक ही झटके के अंदर उन सारे के सारे माइनर्स को मार देता है। इवन वो माइनर्स इससे पहले कुछ समझ पाते वो ऑलरेडी मर चुके थे। सभी को मारने के बाद वहां पे हम लोगों को एक ब्लैक रॉ वाला पर्सन देखने के लिए मिलता है जो कि ब्लैक कलर के लिक्विड से फॉर्म हुआ था। वही जो लू फैंग था क्योंकि वो इस जगह के कण कण के अंदर बसा हुआ था तो वो सारी की सारी चीजों को देख पा रहा था कि ये सारी चीजें किस तरीके से हो रही है। वही वो जो पर्सन था जो कि अभी अभी फॉर्म हुआ था ब्लैक कलर के लिक्विड से वो वापस से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है एंड वो आसपास के सारे पत्थरों के अंदर मिल जाता है। एंड वो उन सारे पत्थरों के अंदर से जितना भी स्टोन एसेंस था टियांगु स्टोन एसेंस उसे निकाल लेता है, यानी एक तरीके से ऑब्जर्व कर लेता है। जब लू फैंग इस बंदे को ये सारी चीजें करते हुए देखता है तो मन ही मन कहता है ये बंदा ये सही में काफी ज्यादा बोल्ड है, ये इतने ज्यादा कैजुअली यहाँ पे ये सारे के सारे काम कर रहा है जैसे इसे किसी चीज का डर ही ना हो। तभी वहां पे एक आवाज आती है, अच्छा तो तुम अभी अभी चौज रिलम के अंदर पहुंचे हो। ये आवाज सुन के वो जो ह्यूज शैडो होती है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। एकदम से वो ब्लैक कलर के लिक्विड के अंदर ट्रांसफॉर्म होती है एंड तुरंत यहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन जो लू फैंग था वो ऑलरेडी इस केव के बाहर बहुत बड़ा नेट लगा चुका था। का जो सिल्वर थ्रेड्स का नेट था उसने लगभग इस पूरे के पूरे माइनिंग एरिया को कवर करके रखा था एंड लू फैंग की मर्जी के बिना यहाँ से पत्ता भी नहीं हिल सकता था। जब लू फैंग इस शैडो को यहाँ से भागते हुए देखता है तो मन ही मन सोचता है अच्छा तो तुम यहाँ से भागना चाहते हो। लेकिन तभी जैसे वो इस केव के बाहर निकलता है काउंटलेस सिल्वर थ्रेड्स हम लोग को देखने के लिए मिल सकते थे
जो कि तुरंत आसमान के अंदर उड़ने लग जाता है एंड तुरंत इन थ्रेड्स की मदद से एक बहुत बड़ा बॉल बन जाता है, यानी कि एक थ्रेड का गोल सा बॉल जिसके अंदर वो शैडो कैप्चर हो चुकी थी। जो बड़ा सा नेट था ये लगभग लगभग 2 बिलियन यूनिट से बना था गैलेक्टिक सिल्क थ्रेड से, ने पूरी तरीके से आसमान को कवर कर दिया था। वो जो चोर होता है वो काफी तो कोशिश करता है, वो अपनी कुछ स्पेशल मेथड्स का इस्तेमाल करता है ताकि वो इन सिल्वर थ्रेड्स के नेट्स को काट सके। बट क्योंकि आपको पता होगा गाइस इसके अंदर एक एक थ्रेड इतना ज्यादा पावरफुल है, इवन लो फैंग को भी इन थ्रेड्स को काटने में काफी ज्यादा दिक्कतें आई थी, लेकिन वो तो उसकी विल पावर ऑलरेडी गॉड किंग लेवल तक पहुंच चुकी है, इसलिए वो इन थ्रेड्स को काट पाया था एंड इसके ऊपर अपना कॉम्प्रहेंशन कर पाया था। किसी ऑर्डिनरी बनने के लिए जो अभी अभी 14 realm के अंदर पहुंचा उसके लिए तो ये नामुमकिन है। इस नेट की मदद से जो लू फैंग था वो किसी पीक लेवल के 14 realm के वॉरियर को भी अपने इस ट्रैप के अंदर फंसा सकता था। इसके बाद फाइनली लू फैंग बाहर आ जाता है एंड वो अपना फाइनल शेप ले चुका था। वो जो शैडो होता है वो तुरंत एक फरी बीस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है एंड वो लू फैंग को ग्रीट करता है, जिसके बाद वो तुरंत लू फैंग से अपनी जान की भीख मांगने लग जाता है। ये जो बीस्ट था ये भले ही 14 realm का बीस्ट था, लेकिन स्टिल ये जो बीस्ट था ये लॉज एंड इन सारी चीजों को नहीं समझता था एंड ये जो बीस्ट था ये किसी भी नॉर्मल 14 realm के वॉरियर से काफी ज्यादा वीक था। तरीके से ये बस साधारण सा 14 realm का बीस्ट था। लू फैंग चाहता तो इसे चुटकी बजा के मार सकता था। लू फैंग इसकी तरफ देखता है, पूछता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई टियांग स्टोनेसेंस को चुराने की। इन तभी एक आवाज आती है आसमान से, लो गेस्ट मुझे माफ करना, ये जो बीस्ट है जो कि मैंने पाला हुआ है ये काफी ज्यादा लालची किस्म का बीस्ट है एंड इसने थोड़ा सा टियांग स्टोनेसेंस खा लिया, प्लीज इसके लिए इसे ब्लेम मत करो, मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा, आप फिलहाल के लिए इसे छोड़ सकते हो एंड ऐसा प्रिटेंड करो जैसे कि आपने किसी चोर को कभी पकड़ा ही ना हो। क्योंकि ये आवाज आसमान से आ रही थी तो इस बंदे को लग रहा था कि ये भगवान बन के लू फैंग से बात कर रहा है। जो लू फैंग होता है वो किसी काफी ज्यादा कैजुअली बोलता है कि मुझे डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्डर आया है कि मुझे चोर को पकड़ना है, जब फाइनली मैं उस पर्सन की आइडेंटिटी को जान चुका हूँ तो मैं इसे रिपोर्ट क्यों ना करूँ जस्ट बिकॉज तुमने मुझे ऑर्डर दिया है इसलिए। वही वो जो आसमानी आवाज होती है वो लू फैंग से कहती है क्या तुम मेरा दुश्मन बनना चाहते हो। लू फैंग काफी तरीके से जानता था कि जो 14 realm बीस्ट है डेफिनेटली इसका कोई ना कोई ओनर होगा एंड इसका जो ओनर है वो इतना ज़्यादा ओपनली इन सारी चीज़ों को चोरी कर रहा है तो डेफिनेटली इसका ओनर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा, वो जरूर गॉड किंग लेवल के ऊपर होगा। जो लू फैंग होता है वो उस पर्सन से कहता है देखो मैं ये मिशन करने के लिए आया था एंड मैं लगभग मिशन को खत्म कर चुका हूँ एंड जस्ट तुम मुझे बोल रहे हो इसलिए मैं इस मिशन को यहीं पे नहीं छोड़ सकता, और तुम इस बीस्ट को अपने साथ लेके जाना चाहते हो तो तुम लेके जा सकते हो क्योंकि मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं इसकी आइडेंटिटी को डेफिनेटली रिपोर्ट करूंगा। भी आसमान से आवाज आती है एंड वो आवाज लू फैंग से कहती है लगता है तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा गुर्दा है। जिसके बाद अचानक से वो जो बीस्ट होता है वो जोर से चिल्लाने लग जाता है एंड अचानक से वो जो बीस्ट होता है वो पूरी तरीके से जल के राख हो जाता है। लू फैंग इस सीन को देखते ही रह जाता है। फैंग जानता था ऑब्वियसली ये जो 14 realm बीस्ट है ये एनस्लेव्ड है, यानी कि वो उस पर्सन का स्लेव है एंड इसे उसी के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। जस्ट उस पर्सन के एक सिंगल थॉट के द्वारा ये बीस्ट मारा गया। लू फैंग जानता था कि इस बीस्ट को मारने का रीजन क्या है, कि ये जो 14 realm का बीस्ट था इसकी आइडेंटिटी पूरी तरीके से लू फैंग ट्रैक कर चुका था एंड एक बार जैसे वो एम्परर चू लीनिएज के अंदर इसकी आइडेंटिटी को देता तो एम्परर चू लीनिएज के अंदर ऐसे काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशंस है जो उन फॉर्मेशंस की मदद से इसके पीछे के असली बंदे की आइडेंटिटी को भी पता लगा सकता है, इसलिए उस बंदे ने उस बीस्ट को ही मार दिया। वह जो लू फैंग होता है वो कैजुअली अपने हाथों को वेव कर लेता है एंड उस बीस्ट के मरने के बाद उसका जितना भी ट्रेजर वगैरह बचा था वो सारा का सारा रख लेता है। कुछ ही टाइम के अंदर यहाँ पे हम लोगों को काफी सारे टियांगकू टाउन गार्ड भी देखने के लिए मिल सकते थे जो कि आके सिटी गार्ड्स थे। जो देखते हैं आसमान के अंदर एक बहुत बड़ा ह्यूज सा सिल्वर केज था जो कि थ्रेड्स के थ्रू बना हुआ था। जो केव था इसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल फ्लक्चुएशंस आ रही थी एंड ये पूरी तरीके से ब्लॉक था अंदर से बाहर तक। अगली सेकंड के अंदर ये पूरा का पूरा जो पिंजरा होता है वो एकदम से गायब हो जाता है एंड वहाँ पे उन लोगों को एक पर्सन देखने के लिए मिलता है ब्लैक रॉब्स के अंदर एंड ये गार्ड्स इस पर्सन को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये और कोई नहीं ये लू है। लू फैंग इन गार्ड्स को बताता है कि वो डिपार्टमेंट की तरफ से आया था जहाँ पे उसे मिशन दिया गया था ताकि वो यहाँ पे जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज हो रही है उसे ट्रैक डाउन कर सके। उसके बाद लू फैंग कुछ नहीं कहता एंड यहाँ से चला जाता है। वही लू फैंग के जाने के बाद वो जो टियांगकू टाउन गार्ड्स थे उन लोगों के फेसेस के ऊपर थोड़े से स्ट्रेंज एक्सप्रेशन देखने के लिए मिल सकते थे। वो समझ जाता है कि लू फैंग के बीच में एंड यहाँ पे जो भी चोरी करने के लिए आया था उन दोनों के बीच में जरूर फाइट हुई थी। वो ये चीज काफी इस तरीके से जानते थे कि वो जो भी बीस्ट यहाँ से उन सारी टियांगकू स्टोनेसेंस को चोरी कर रहा था वो जरूर 14 realm का बीच था। लू फैंग ने जिस तरीके से उसे हैंडल किया था एंड जितने आसानी से उसे पकड़ लिया था एंड मार भी दिया, ये चीज डेफिनेटली थोड़ी सी शॉकिंग थी। वही सीन शिफ्ट होता है एंड ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर हम लोग को एक वास्ट टेरिटरी देखने के लिए मिलती है। इस टेरिटरी का नाम था टियानजी आइस फील्ड एंड इसे ब्लैक स्काई रिलम भी कहा जाता था। ये जो एरिया था ये सालों से काले बादलों के बीच में छुपा हुआ था। इस एरिया के ऊपर जो क्लाउड्स थे वो इतने ज्यादा थिक थे कि इवन यहाँ पे कोई भी तागा जाके नहीं कर सकता था एंड ऐसा लगता था कि अपने आप में एक कंट्री है, एक सेकंड रेट कंट्री जैसे कि यू स्टेट एंड सी स्टेट है। बादलों के बीच में हम लोगों को एक फिगर देखने के लिए मिलता है
जो कि इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में था। एंड मेरे ख्याल से ये वही बंदा था जिसका अभी अभी बीस्ट इसने मारा था। वो कहता है लू है ये काफी ज्यादा घमंडी है, उसे कहीं ना कहीं पता चल ही गया होगा कि उस बीस्ट के पीछे जरूर कोई गॉड किंग लेवल का वॉरियर है, बट उसके बाद भी उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने मुझे इज्जत नहीं दी। मैंने उसे कहा था कि उस बीस्ट को छोड़ दे एंड ऐसा प्रिटेंड करे जैसे यहाँ पे आज तक कभी कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन वो अपनी बात पे अड़ा रहा एंड उसने कहा कि वो इस बीस्ट को छोड़ सकता है लेकिन इसकी आइडेंटिटी वो सबको बता देगा। फायदा फिर उस बीस्ट को छोड़ के वो बीस्ट मेरी आइडेंटिटी को भी रिवील करा देता। मैं जानता हूँ कि ये जो लू है गॉड है ये मार्किस चूयू के अंडर है, ये उनका गेस्ट ऑफिशियल है। एंड जो मार्किस चूयू है वो फर्स्ट क्लास मार्किस है एंड फर्स्ट क्लास मार्किस की काफी ज्यादा इज्जत होती है। साथ ही साथ जितने भी फर्स्ट क्लास मार्किस होता है, जैसे इस वक्त कुल मिला के 7 फर्स्ट क्लास मार्किस है, तो आपस में रिसोर्सेज के लिए इन लोगों को काफी ज्यादा तगड़ी तरीके से कंपेयर करना पड़ता है। एंड ये गॉड किंग लेवल का वॉरियर काफी इस तरीके से जानता था कि क्योंकि अभी अभी जो चो यू है वो अभी अभी एक न्यूली फर्स्ट क्लास मार्किस है, तो डेफिनेटली जैसे उसका प्रोटेक्शन पीरियड खत्म होगा उसे भी रिसोर्सेज के लिए झगड़ा करना पड़ेगा। एंड जब वो झगड़ा करेगा तो इन सब चीजों के अंदर कहीं ना कहीं लू फैंग भी इन्वॉल्व होगा। डेफिनेटली इन्हीं सब चीजों के अंदर लू फैंग भी मारा जाएगा एंड अगर वो नहीं भी मारा जाता तो वो एक सही मौके का फायदा उठाते हुए जरूर कोई ना कोई एक्शन लेगा। इसके लिए वो डेफिनेटली लू फैंग को फ्यूचर के अंदर पनिश करेगा। वैसे ये जो बंदा था इसे अपने बीस्ट को मार के कुछ ज्यादा अच्छा फील नहीं हो रहा था, क्योंकि इसने काफी ज्यादा मुश्किल से इस बीस्ट को एनस्लेव किया था, लेकिन ये जो एलियन बीस्ट था इसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो चुकी थी एंड इसलिए इसे मजबूरी में अपने कॉज एंड इफेक्ट सीरियन मेथड का इस्तेमाल करते हुए इस बीस्ट को पूरी तरीके से खत्म करना पड़ा। आखिर पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर काफी ज्यादा ऐसे कम ही लोग हैं जो कि इस बंदे की एक्चुअल आइडेंटिटी को ट्रेस कर सकते हैं। बट अभी तक इसने ऐसा भी कोई इतना बड़ा पाप नहीं कर दिया था कि पूरा का पूरा यांगफांग एशियन कंट्रीज के पीछे हाथ धो के पड़ जाए। जैसे कि अगर देखा जाए तो यांगफांग कंट्री के अंदर भी जो एम्परर क्विंग है या फिर जो एम्परर फू है, इन जैसे लोग ही है जो कि अपने कॉज एंड इफेक्ट ऑर्डर्स की मदद से इस बंदे की आइडेंटिटी को ढूंढ सकते थे। इस वक्त ये जो गॉड किंग लेवल का वॉरियर था ये जिस जगह पे रह रहा था, ये जो जगह थी ये डी चू लिनियज के अंदर ही आती थी एंड डी चू लिनियज एक रॉयल फैमिली है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था ये यांगफांग एशियन गिल्ड के अंदर कुल मिला के कुछ 13 रॉयल फैमिलीज है एंड उसी में से एक डी चू लिनियज है। एंड ये जो भी टॉप लेवल का पर्सन है डी चू लिनियज के अंदर, तो इतने छोटे मोटे मामले के लिए इतना ज्यादा पैनिक नहीं करेगा। एंड आफ्टर ऑल ये जो डी चू लिनियज थी ये काफी ज्यादा नॉर्मल सी रॉयल फैमिली थी, इसलिए इस पर्सन ने डी चू लिनियज की टेरिटरी को चुना था। वरना अगर ये गलती से किसी टॉप लेवल की या फिर हायर लेवल की एम्परर फैमिली को चूज करता तो डेफिनेटली इसका हशन इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो बंदा है ये कोई अलग बंदा नहीं है। काफी सालों पहले ये बंदा भी एक गेस्ट ऑफिशियल था चॉज रिलम का, जो कि एशियन कंट्री ऑफ यांगफांग के अंदर आया था, लेकिन काफी हजारों साल बिताने के बाद फाइनली वो ट्रांजिट इनकॉग्निशन कर पाया चॉज रिलम के अंदर एंड फाइनली वो गॉड किंग लेवल का वॉरियर बन पाया। जब वो गॉड किंग लेवल का वॉरियर बना तो उसे फील हुआ कि वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है ऑलरेडी एंड अभी उसे यांगफांग एशियन कंट्री के अंदर है कि उन लोगों के ऑर्डर्स को फॉलो करने की कोई नीड नहीं है, वो अपना खुद का किंगडम स्टेबलाइज कर सकता है। एंड आफ्टर ऑल इतने साल कल्टीवेट करने के बाद इन लोगों के पास अपने खुद के मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू ये आपस में फाइट कर सकता है या फिर खुद की रक्षा या फिर अपने किंगडम की रक्षा कर सकता है। इसलिए इस बंदे ने अपना खुद का किंगडम बना लिया। लेकिन जो फ्लेम एशियन विंड कंट्री और थंडर एशियन कंट्री है ये दोनों के दोनों काफी ज्यादा बड़े और एशियन कंट्रीज है। इस तरीके से यांगफांग एशियन कंट्री है, ये सारे के सारे पावरफुल एशियन कंट्रीज ने पहली जमीन के अंदर जितना भी पावरफुल ओज वगैरह या फिर जितने भी ट्रेजर्स वगैरह थे वो सारे साफ कर दिए थे। इसलिए जो बंदा था इसे मजबूरी में इन लोगों के खाते से इन सारे ट्रेजर्स को चुराना पड़ रहा था, जैसे कि टियांगकुश रोनेसेंस को। इस पर्सन के पास और भी कुछ बीस्ट थे। हम लोगों को बता देता ये जो ब्लैक क्लाउड्स वाली दुनिया थी, इन ब्लैक क्लाउड्स के दुनिया के अंदर एक ब्लैक हेवन रिलम क्रिएट करके रखा गया था। उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ प्रैक्टिशनर्स और काफी सारे नंबर के अंदर एक्सोटिक बीस्ट रहते थे। जैसे कोई भी बीस्ट चॉज रिलम के ऊपर आता था या फिर कोई भी बीस्ट चॉज रिलम के ऊपर पैदा होता था, ये पर्सन ये गॉड किंग लेवल का वॉरियर तुरंत उसे अपना स्लेव बना लेता था, जिसके बाद वो उन बीस्ट को उन 2 एशियन कंट्रीज के अंदर भेजता था ताकि वो छोटी मोटी चोरियां कर सके। जो लू फैंग होता है वो फाइनली चड्डू के अंदर आ चुका था, यानी कि चड्डू सिटी के अंदर, जिसके बाद वो चू यू को अपने मिशन के बारे में जितनी भी चीजें हुई थी वो सारी की सारी चीजें बता देता है। भाई जो डी चू यू था वो थोड़ा सा शॉक था, क्योंकि इस तरीके का जो चॉज बीस्ट था वो आज तक कभी भी इंटेलिजेंस रिकॉर्ड के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया गया था। जो कहता है कि ये जो बीस्ट है ये जरूर बहुत पहले ही कैप्चर कर लिया गया हो जैसे ये पैदा हुआ था। मुझे सही में नहीं पता कि इस बीस्ट के पीछे कौन हो सकता है। नॉर्मली ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी बीस्ट पैदा होते हैं उन सभी लोगों का एक रिकॉर्ड रखा जाता है, जैसे कि इस बंदे ने खुद का अपना एक सेंटर खोल के रखा है जहाँ पे खुद अपने बीस्ट को ब्रेड कर रहा है, यानी कि ब्रेड तो नहीं कर रहा लेकिन वहाँ पे उनके पैदा होते ही उन्हें कैप्चर कर लेता है। तो इससे पहले उनकी आइडेंटिटी एक्सपोज हुई है, पहले उन्हें कैप्चर कर लेता है। इस तरीके से उन स्ट्रेंज बीस्ट की कोई आइडेंटिटी भी नहीं रहती, फिर वो उन बीस्ट का इस्तेमाल करता है चोरी करने के लिए। तो लू फैंग से कहता है कि वो जो भी पर्सन है जो कि इन सारे स्ट्रेंज बीस्ट का इस्तेमाल कर रहा है
वो जरूर पर्सन वो काफी ज्यादा पावरफुल होगा एंड उसे एम्परर चुलिनियस से बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी। चू को ऐसा लग रहा था कि बाहर से किसी बंदे के लिए ये सारी चीजें करना काफी ज्यादा मुश्किल है, जरूर ये बंदा रॉयल फैमिली के अंदर से ही कोई है। जो एम्परर चू है वो काफी तरीके से जानते थे कि जितने भी ज्यादातर ट्रेजर्स है वो सारे के सारे मार्किसेस के द्वारा ही स्टोल कर लिए जाते हैं रॉयल फैमिली के अंदर, यानी कि जो फर्स्ट क्लास मार्किस है उनके बीच में बढ़ जाता है। इनके बीच का जो कंपटीशन होता है वो काफी ज्यादा ब्रूटल होता है। तो इवन जो हायर पोस्ट के ऊपर होते हैं कई बार उन लोगों को थोड़े बहुत सफिशिएंट रिसोर्सेस नहीं मिलते, तो वो इन छोटे लोगों के रिसोर्सेस चोरी करने के लिए सारे काम करते हैं। उसके बाद जो डी चुई होता है वो लू फेंग को और कुछ नहीं कहता, वो उससे कहता है कि एज लॉन्ग एज तुम उस पर्सन के आइडेंटिटी को पता लगा पाओ तुम्हारा मिशन वहीं पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो डी चुई होता है वो लू फेंग से कहता है कि तुम्हें बाकी सब चीज़ों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी की चीज़ें मैं संभाल लूंगा। एंड यही पे ये जो चैप्टर होता है ये खत्म होता है। होप करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।